ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे बिहेवियर थेरेपी के बारे में। बिहेवियर थेरेपी का मतलब क्या होता है, पहले इसी पे जान लेते हैं। जैसे एक होता है नॉर्मल बिहेवियर और एक होता है अप्लाइड बिहेवियर। अब नॉर्मल बिहेवियर पहले जान लीजिए। नॉर्मल बिहेवियर का मतलब ये कि जैसे हम यहाँ चेयर पे बैठे हुए हैं, अभी कोई मेरे से सीनियर कोई मेरे से मिलने, मेरे ही फील्ड से कोई डॉक्टर मेरे से मिलने आया, या फिर मेरे घर के बड़े बुजुर्ग आए, उनके साथ कैसे बिहेव करना। सबसे पहले तो हमारे संस्कार में ये है कि हम अगर बैठे हुए हैं चेयर पे तो उठ गए, उनको पेशकश किया कि आप यहाँ आके बैठ जाएं। हम खड़े होकर उनकी बात सुन रहे हैं, तो एक संस्कार, एक बिहेवियर वाली बात, एक नॉर्मल बिहेवियर की बात यही होती है ना। उसके बाद से एब नॉर्मल बिहेवियर की बात करें तो जनरली ये होता है कि बड़े बुजुर्ग आए हैं, और जैसा कि अभी के टाइम में ज़्यादातर आपको हाई सोसाइटीज़ में देखने को मिलेगा कि कौन आ रहा है जा रहा है ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बच्चा जैसे भी लेटा है, जैसे भी आड़ा टेढ़ा पैर उठा के टेबल पे चेयर पे रख के बैठा हुआ है, कोई बड़ा बुजुर्ग उससे आके बात कर रहा है, फिर भी उसको ये नहीं है, समझ नहीं है या फिर तमीज़ नहीं है कि कैसे बिहेव करना चाहिए, तो वो भी एबनॉर्मल बिहेवियर होता। अब बात जब स्पेशल किड्स की हो रही है और ऑटिज्म और इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स की बात हो रही थी, इसमें अप्लाइड बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे अप्लाइड बिहेवियर? जैसे कि इसमें बच्चा जानबूझ के बदमाशी करना, पेरेंट्स को परेशान करने के लिए, उनका अटेंशन पाने के लिए कुछ सामान, जैसे ये कांच का ग्लास है आप देख रहे हैं, इसको क्या करेगा बच्चा, उठा के ज़मीन में पटक देगा। आपको बहुत देर से बुला रहा है, आप नहीं सुन रहे, ग्लास पटक दिया। अब आप उसकी तरफ ध्यान देंगे, उसके बाद उसको डांटेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो पटक दिया। एक तो अटेंशन सीकिंग ये है कि अटेंशन पाने के लिए उसने ऐसा किया, जानबूझ के किया, ये अप्लाइड बिहेवियर है। इसी तरह से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे किसी पे थूक देंगे, उसके बाद क्या होगा कि सॉरी भी बोल देंगे। आप डांटिएगा तो सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, आगे से हम नहीं करेंगे। फिर क्या होगा कि वो वही काम करेगा, किसी और को देखेगा, उसके ऊपर थूक देगा। ये भी अप्लाइड बिहेवियर है, बिहेवियरल डिजॉर्डर है। ज़्यादातर ये बिहेवियर की प्रॉब्लम आती है ADHD के केसेस में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर, क्योंकि इसमें बच्चे काफ़ी हद तक समझदार भी होते हैं। कोई बच्चे तो उनका IQ जनरल बच्चों से ज़्यादा ये होता, ऊपर होगा, उनको सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम होती है। ADHD ही का एक सीवियर फॉर्म है, एक बिहेवियरल डिजॉर्डर बोल सकते हैं उसको बोलते हैं ODD, ओपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर, ODD। ओपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी डिटेल में है वो वीडियो, तो उसको आप देख सकते हैं जाके। एंड स्क्रीन पे उसका लिंक भी दे दिया जाएगा वीडियो का, वो आप देख सकते हैं। ODD में क्या होता है ना कि ओपोजिशनल, पहला टर्म है ओपोजिशनल, मतलब कि पेरेंट्स जो बात बोलेंगे उसके ओपोजिट वो काम करेगा। वो कहेंगे कि आगे यहाँ बैठ जाओ, बोलेगा नहीं बैठेंगे, डायरेक्ट मुंह पे मना कर देगा। किसी को लगेगा नहीं कि उसको स्पीच की प्रॉब्लम है कि बैठने की प्रॉब्लम नहीं है, ये सब प्रॉब्लम ही है नहीं, वो अपने हिसाब से उसको चाहिए। आप बोलिएगा आगे बैठ जाओ, नहीं बैठेंगे, खाना खा लो, नहीं खाएंगे। डेफिएंट नेचर, बागी टाइप नेचर होगा उसका, वो किसी छोटी छोटी बात पे बगावत कर लेगा। अगर आप वो मना कर दिया, आप ये कर रहे हैं, तो ज़बरदस्ती करेंगे, आपके खिलाफ हो जाएगा। हॉस्टाइल नेचर होता है डिसऑर्डर, तो ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ये कुछ केसेस हमारे पास इस तरह के हैं ऑनलाइन सेशन में, और कुछ फिजिकली भी हमारे पास बच्चे आते थे। तो वो क्या होता है कि उनके पेरेंट्स जनरली समझ नहीं पाते हैं, परेशान होने की वजह से इधर उधर भागते रहते हैं। इसके लिए स्थिर होने की ज़रूरत है, इसके लिए बिहेवियरल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ज़रूरी होता है। तब जाके कुछ समय के बाद ये बच्चे ठीक होते हैं, उनको आराम से डील करना होता है। तो अब जब हम बात कर रहे थे पहले की बिहेवियर थेरेपी की बात की, फिर अप्लाइड बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर की बात की, अब हम आते हैं, एक टर्म होता है ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस।
अब थोड़ा समझ लीजिए कि एबीए क्या होता है। अप्लाइड बिहेवियर तो आपने समझ लिया कि एबनॉर्मल बिहेवियर अगर कर रहा है, किसी पे जूता उछाल दिया, किसी को थूक दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, बच्चों के साथ स्कूल में बच्चा बैठा है, पेन भोंक दिया, पेंसिल भोंक दिया, किसी से लड़ाई कर लिया, किसी से झगड़ा कर लिया, ये सारे अप्लाइड बिहेवियर। इन्हीं तरह यही सारे सिम्टम्स अगर बच्चे में हैं तो उसके लिए बिहेवियरल थेरेपी में लेके जाना होता है। तो इसको प्लान कौन करता है? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, वो लोग प्लान करते हैं। अब वो प्लान करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें चलेगी, वो खुद उसको लेके बैठेंगे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए, और बीच बीच में पेरेंट्स का भी काउंसलिंग होता है कि घर में इसको कैसे 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 डील करना। ठीक है, इसलिए इसको अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, यहाँ हो रहा है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, मतलब कि पूरा उसका विश्लेषण किया जाएगा। उसके बाद कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको मार्क करके उसको सुधारने पे काम किया जाता है। एबीए थेरेपी आप लोगों ने सुना होगा ना, यही होता है। अब बात रही कि इसको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो सबसे पहले ये बात ये कि ऑटिज्म के स्टार्टिंग फेज में ही जनरली डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसको बिहेवियर थेरेपी कराओ, एबीए थेरेपी कराओ, और पेरेंट्स वही बात लेके, बहुत सारा हमारे पास थ्योरी आती है कि हमने असेसमेंट कराया है, हमको अपने बच्चे के लिए बिहेवियर थेरेपी का प्लान लेना है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे पास सारा ये आता है, जितने भी कमेंट्स मैसेजेज आते हैं तो टीम की तरफ से आता है कि ये है, इस पर आप इंक्लूड करें, इस पर कुछ मैसेज दें। तो इस तरह के सवाल कई बार आते हैं कि हमको सिर्फ बिहेवियर थेरेपी का प्लान लेना है। तो बताया जाएगा कि मतलब आप असेसमेंट पहले होगा, तो नहीं, असेसमेंट हम करवा चुके हैं, हमको सिर्फ डॉक्टर ने बोला बिहेवियर थेरेपी। ये आपको बात समझ में कब आएगी कि आप जब न्यूरो रिहैबिलिटेशन में या रिहैबिलिटेशन में जा रहे हैं, चाइल्ड रिहैबिलिटेशन में या फिर किसी भी तरह का रिहैबिलिटेशन में, तो जो रिहैबिलिटेशन के एक्सपर्ट हैं वो अपने हिसाब से जो एनालिसिस करेंगे, अपने हिसाब से जो असेसमेंट करेंगे वो सही होगा। जो दवा का एक्सपर्ट है वो आपको नहीं बताएगा कि क्या करना चाहिए, और उसके बताए हुए हिसाब से हम नहीं करेंगे। और स्पेशली मेरे यहाँ तो डिमांड बेस्ड थेरेपी होती ही नहीं है। ये ना शोरूम है, ना ही ऑनलाइन दुकान है, ना ही ये ई कॉमर्स साइट है कि आपको जो मन करेगा, जिस कलर का, जिस साइज का, वो ही आप ऑर्डर करेंगे, ऐसा नहीं है। हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद क्या नीड है, बच्चे की नीड बेस्ड थेरेपी बताते हैं। आपको जचे तो ठीक, नहीं जचे तो पूरी दुनिया खाली है। तो अब बात हम कर रहे थे एबीए, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। उसमें एनालिसिस किया जाता है, उसके हिसाब से उसकी थेरेपी स्टार्ट की जाती है। कौन करेगा? सर्टिफिकेट होल्डर एबीए थेरेपिस्ट नहीं। 3 महीने या 4 महीने का कोर्स होता है। गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे, बहुत सारी बहुत सारे वेबसाइट ये सारे कोर्स कराते हैं। आप भी कर लीजिए, एक आपको सर्टिफिकेट भी जनरेट करके दे देगा, आप भी हो गए एबीए थेरेपिस्ट। जाइए किसी उस तरह के सेंटर में जुड़ जाइए, आपको भी ये होगा कि लोगों को मूर्ख बनाना है, तो उसके पैसा तो आपको आ रहा है, और जहाँ से पैसा हमको आने शुरू हो जाता है वहाँ हम अपना मोरल भूल जाते हैं, मोरालिटी को साइड कर देते हैं, इंसानियत को साइड कर देते हैं, बस पैसा आ रहा है ना। उसके अलावा इसके लिए कौन ज़्यादा ये करते हैं, फोर्स करते हैं? ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ और बड़े बड़े शहरों में जो थेरेपी सेंटर्स हैं वो इंसानियत से हट के सिर्फ पैसा बनाने में लगे हुए हैं। वो मल्टीपल थेरेपी सेशंस जब आपको ये करते हैं तो कहेंगे कि आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी कराना है, आपको स्पीच थेरेपी भी कराना है, आपको बिहेवियर थेरेपी भी कराना है। जबकि बिहेवियर की प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? ADHD के केस में। बिहेवियर की प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? ODD के केस में। बिहेवियर की प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? ऑटिज्म में भी मिलेगी, लेकिन स्टार्टिंग फेज में नहीं, वर्चुअल ऑटिज्म के केस में नहीं, बॉर्डरलाइन ऑटिज्म के केस में नहीं, माइल्ड ऑटिज्म में भी स्टार्टिंग के फेज में नहीं। जब रिहैबिलिटेशन का ये चलेगा 3-4-5 महीने बाद, जब और सारी चीज़ें, सेंसरी इश्यूज कम हो जाएंगे, तब जाके देखा जाएगा कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम भी है क्या।
तो बिहेवियरल प्रॉब्लम जहाँ जहाँ उसको ये करके, उसको एसेस करके, उसको एनालिसिस करके निकाल लिया जाता है, उस हिसाब से पेरेंट्स को ही काम करना होता है। क्योंकि थेरेपी सेंटर में आ रहा है तो हमारे यहाँ क्या गड़बड़ बिहेवियर दिखाएगा? बिल्कुल नहीं दिखाएगा। वो हम जो कहेंगे वो मानेगा, वो आराम से करेगा। तो फिर किस चीज़ पे हम काम करेंगे? पेरेंट्स ने अगर, जैसे एक बच्चा मेरे पास आता था अविक नाम का, तो उस बच्चे 5 साल का था, वो स्मार्ट सा, गोरा सा, होशियार बच्चा। उसको ओडीडी की प्रॉब्लम थी, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। एडीएचडी का केस था, काफ़ी लंबे टाइम तक इग्नोर किया गया। तो उसके बाद उसके घर में भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स डॉक्टर शायद हैं। तो उस बच्चे की जो बात कर रहे हैं हम, तो उसमें बाद में ओडीडी, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर डेवलप किया। अब वो जैसे हम बात कर रहे थे कि अपने सोसाइटी से निकलता था, तो क्या करता था कि आएगा, बोलेगा गार्ड अंकल पे नहीं थूकना है, क्योंकि उसको मम्मी सिखाती थी, या फिर बाहर में थूकता होगा तो यही बातें सारी सिखाएंगे होंगे। वो आएगा, गार्ड अंकल पे नहीं थूकना है, और फिर गार्ड पे थूक देगा। उसके बाद मम्मी डांटेगी, तो फिर क्या होगा कि सॉरी गार्ड अंकल बोल देगा। फिर जब सेंटर में आएगी तो बोलेगी आज इसने ऐसा ऐसा किया। हम लोग डांटेंगे तो सॉरी बोलेगा कि सर आगे से नहीं करेंगे। फिर जाएगा तो वही करेगा। इस तरह दिन भर में ऐसी बहुत सारी हरकतें वो कर रहा है। तो ये इसको सबसे पहले स्टार्टिंग के जैसे बेसिक ये इसका क्या होगा कि पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना होगा, थोड़ा पोलाइट होना होगा। पेरेंट्स को अगर उसका ये सिखा दिया जाए, स्किल सिखा दिया जाए कि कैसे इससे डील करना है, तो फिर ज़्यादा बढ़िया होगा ना। क्योंकि घर में इस तरह के टेंट्रम्स उसके बहुत तरह के होंगे, बिहेवियरल टेंट्रम्स। वो सैकड़ों चीज़ों में ऐसी चीज़ें करता होगा, इस तरह की हरकतें करता होगा। तो वो कोई थेरेपिस्ट डील करेगा या फिर पेरेंट्स को पता होगा कि कैसे डील करना, तो वो कर पाएंगे। जनरली हम लोग कहीं भी जाते हैं तो जो घर में जैसे हम हैं, जैसे बिना रूल रेगुलेशन के बदतमीज हम हैं, बाहर में हम कितने एकदम से ये पोलाइट हो जाते हैं, एकदम से मतलब डिसेंट वे में पेश आते हैं। छोटे जगह में किसी छोटे होटल में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ के लोगों पर रौब जमाएंगे। बड़े बड़े ये में चले जाएंगे तो वहाँ अलग हमारा ये हो जाएगा। तो ये भी एक बिहेवियर का अलग अलग पैटर्न है। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह से हम पेश आते हैं। तो इस तरह इस चीज़ को डील करने के लिए पेरेंट्स ही अच्छे से डील कर पाएंगे, उनको अगर सही चीज़ें सिखा दी जाए तो। इसके अलावा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसका बिहेवियरल काउंसलिंग होगा। उसके लिए बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, उसके लिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद ली जाएगी, सर्टिफिकेट होल्डर की मदद नहीं ली जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का ही है, इसलिए हर एक पेरेंट्स बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं। अब गाँवों में क्या है कि हर एक पेरेंट बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं। आप क्या है कि आप ज़्यादा ये कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, आप पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे हैं, खेलने कूदने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आप टाइम से स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है वो कर नहीं रहे हैं, टाइमली नहीं ये कर रहे हैं। उसके बाद भी क्या हुआ कि आप कहीं कभी कभार लेट कहीं हो गए, आप झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, पकड़े जाएंगे। तो फिर 2-4 डंडा जो पड़ता है बिना सोचे समझे कि कहाँ लगेगा, कहाँ ये होगा, उस 2-4 डंडे के बाद क्या होगा कि 10-15 दिन 20 दिन तक तो वो चीज़ें आप करने की हिम्मत आपकी नहीं होगी। और क्या हुआ कि आपका बिहेवियर सुधर गया। तो बिहेवियर थेरेपिस्ट कौन हुए? वो गांव के माता पिता, गांव वाले। तो हम लोगों को भी ये हो रहा है कि हम लोग क्या करते थे, जनरली फल वगैरह का ये होता है गाँव में, इन सब चीज़ों का अलग अलग बगीचे में अलग अलग तरह के फल होते हैं। अपने बगीचे में कुछ फल नहीं है तो दूसरे के बगीचे में तोड़ने चले गए, दूसरे के बगीचे में तोड़ने चले गए। बच्चों का मन क्या होता है कि अब चंचल होता है, और बच्चे भगवान का भी रूप होते हैं, ये पेरेंट्स ही नहीं समझते हैं, और जिसका बगीचा है वो नहीं समझता, बाकी हम लोग समझते हैं। हम बच्चे हैं तो हमको लगता है कि सुने हैं बच्चे भगवान का रूप। हम जाएंगे किसी के यहाँ से कुछ तोड़ लाएंगे, किसी के यहाँ से कुछ तोड़ लाएंगे, वो देख लिया, पेरेंट्स से कंप्लेन कर दिया। अब क्या है कि उनके हाथ में जो मिला उसी से मारना शुरू कर दिया कि क्यों गया चोरी करने। उतना बुद्धि थोड़े हम लोग को सामाजिकता की, या फिर बच्चों को उतनी थोड़े होती है। तो ये भी है कि बिहेवियर थेरेपी वो हो ही रहा है, वो डंडा और वो थप्पड़ और वो गालियाँ, गाँव में गालियाँ भी पड़ती हैं, वो भी एक तरह से बिहेवियर थेरेपी। हम इसको सपोर्ट नहीं करते कि आप अपने बच्चे को मारें, क्योंकि वो मेंटली, उसको क्या होता है कि वो थोड़ा सा मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है, वो उतना मैच्योर नहीं है
तो उस पे मारने, गाली देने, डांटने का असर बुरा होगा, लेकिन उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली डील किया जा सकता है। जिस चीज़ के लिए बच्चे को मना कर दें, जिद बार बार कर रहा है तो हम लोग सिखाते हैं कि उसको मना कर दें, और मना कर दिया जिस चीज़ को आपने, तो ये नहीं कि 2-4-10 मिनट तक रोया तो आप फिर उसको दिला दें, तो एक लूप होल मिल जाएगा कि हम इतना देर रोते हैं इसकी वजह से हमको ये चीज़ें मिल जा रही हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है। वो चीज़ अगर करेंगे तो फिर क्या होगा कि उसको लूप होल मिल गया, अब वो उसी को आपकी कमजोरी बना लेगा, टेंट्रम शो करेगा। इसके अलावा जनरली होता क्या है कि मम्मी ने मना कर दिया, पिताजी घर पे रहते नहीं है, ड्यूटी से रात में आते हैं, बच्चा रो रहा है तो उसको ले आके चॉकलेट दे दिया, जिस चॉकलेट के लिए मम्मी ने मना किया था वो ला के उसको दे दिया। अब उसको लगा कि चलो इनके पास सट जाते हैं, ये तो हमको ज़्यादा ये करते हैं, ये भी बिहेवियर की प्रॉब्लम आप बढ़ा रहे हैं। इसी चीज़ को दोनों लोग मिल के आपस में सुलझा लेंगे। कहीं कहीं होता है ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं बच्चों को मनमानी करने का, तो उनको भी समझा के आप ये कर लेंगे तो ये बिहेवियर थेरेपी घर से ही शुरू हो गई। और हमेशा जब हम असेसमेंट करते हैं और एक होम एडवाइस लिखते हैं तो उसमें सारे ये में देखते हैं कि अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम है या एडीएल की प्रॉब्लम है, इंडिपेंडेंट नहीं है बच्चा, डिपेंडेंट है पेरेंट्स पे, तो एडीएल एंड बिहेवियर ट्रेनिंग हमेशा ये करते हैं। और जिन बच्चों में बिहेवियर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है उनको प्रॉपर एक प्लान दे के कि ऐसे 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 करना। तो बेसिकली बिहेवियर थेरेपी ये छलावा है, ये एक तरह से स्कैम है। ये कुछ ही केसेस में ज़रूरत पड़ती है जिनमें सब तरह से बच्चों में समझदारी है, लेकिन बिहेवियर, अप्लाइड बिहेवियर उनमें है। जानबूझ के बदमाशी करना है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, उसमें बिहेवियरल थेरेपिस्ट की, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और वो भी आपके खुद के लिए कि हमको क्या क्या घर पे कैसे मैनेज करना चाहिए, बस इसी के लिए। इसका सेशन रेगुलर का नहीं होता, इसका वीकली या 15 दिन पे या महीने में 1-2 सेशन होता है बिहेवियर का। रेगुलर बेसिस पे सेशन हो रहा है मतलब आपसे वही मनी उगाही आपको से पीछा लिया जा रहा है, जो आप बिना मतलब का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। तो ये ही सारी चीज़ देखिए, हम हमेशा ये चाहते हैं कि हर एक पेरेंट्स, आपके पास होगा लाखों करोड़ों रुपया होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। सही चीज़ें आप नहीं समझेंगे, सही चीज़ें आप नहीं जानेंगे तो क्या होगा ना कि एक समय के बाद वो पैसा, एक ये है, हम लोग पढ़ते थे भगजोगनी करके, एक हमारे 9th या 10th में एक बुक में आता था। भगजोगनी एक कहानी थी, शायद फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ। तो भगजोगनी जो थी कहानी, उसमें था कि एक परिवार की ऐसी कहानी है कि जो पहले बहुत अमीर हुआ करते थे, उसके बाद से धीरे धीरे क्या हुआ कि पैसा फूंकते रहे, फिर उसके बाद कंगाली वाली स्थिति आ गई। फिर ये हो गया, एक बेटी थी, उसकी शादी के लिए पैसा नहीं था, उसको किसी ऐसे घर में ब्याह दिया गया जो कि मतलब कि दूसरी बार शादी थी, अधेड़ उम्र के आदमी से, वो मर गया। उसके बाद उसका बेटा जवान था, उससे उसकी फिर शादी हो गई, ऐसे करके एक कहानी है। तो मतलब उसमें यही दिखाया गया कि जब आपके पास पैसा ज़्यादा हो तो उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, सही जगह पे लगाना चाहिए। वो ज़्यादा है तो किसी की आप मदद कर दें, मुसीबत में आपको काम देगा। अननेसेसरी उसको वेस्ट ना करें। जहाँ बच्चे की ज़रूरत सिर्फ एक थेरेपी की है, सिर्फ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की, उसको स्पीच थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी के नाम पे लुटाएं नहीं। ये आपके फ़ायदे के लिए, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपको समझा रहे हैं, आप ज़रूरी नहीं कि सारे लोग हमारे साथ ही जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है ज़रूरी। लेकिन आप कहीं भी जाएं तो ये सही बातें जान कर जाएं, तो उससे क्या होगा कि आपका पैसा और समय दोनों बचेगा। और देखिए, जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, आपको अगर इसमें जो बातें लगती हैं सही, तो आप उसको अमल करें उस पर। जो बातें आपको नहीं लगे, अनर्गल लगे, उनको वहीं छोड़ दें। हो सकता है कि किसी और के लिए वो यूजफुल बातें हों, क्योंकि हम सारे तरह के सवालों को, कमेंट को लेके तो एक ओवरऑल वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत बड़ा वीडियो आप बनाते हैं, या फिर कुछ बातें आप इधर उधर की भी लेके आते हैं। तो भाई, स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, और कोशिश हम ये करते हैं कि हर एक जनमानस तक हमारी आवाज़ पहुँचे। सारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, सारे लोग आपकी तरह विद्वान नहीं हैं, इसलिए सबको सारी बातें समझ में नहीं आती। इसलिए कुछ कहानी, कुछ दृष्टांत, कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि हर एक पेरेंट्स हो, गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, सही चीज़ जाने, उसके बच्चे के लिए हम किसी भी तरह से काम आ सकें,
तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात हुई। मानव सेवा का हमारा काम हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे मैसेज को पहुँचाएँ, वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हम कभी भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ये हम कहते नहीं है। कुछ कुछ वीडियोज़ में ये होता है कि वो ज़रूरी होती है, तो उसमें हम बोल देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपको क्या करना है, नहीं करना। बस पॉजिटिव अवेयरनेस फैलाते रहें और हमारा स्लोगन हमेशा याद रखें कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।